जब हम बच्चे की पढ़ाई के संबंधित जांच करते हैं उस समय हमें बच्चे का अटेंशन वाला भी पार्ट दिखता है, मेमोरी पार्ट भी दिखता है, लिखने का स्टाइल भी दिखता है, रोट मेमोरी भी दिखती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे नॉर्मल हैं, नॉर्मल क्लास में जा रहे हैं, 7वीं 8वीं में भी पहुंच गए हैं, 6ठी 5वीं, वैसे तो किसी भी क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टार्ट तो फर्स्ट सेकंड से भी हो सकती है, तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसका मतलब किसी खास सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है या हिंदी में प्रॉब्लम है या इंग्लिश में, तो उनका IQ टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ मैथ्स की उनकी ट्यूशन लगवा दें, या ट्यूशन से अगर काम नहीं चल रहा तो स्पेशल एजुकेशन करवा दें। फालतू में उनकी एजुकेशन असेसमेंट कराने की क्या ज़रूरत है। और अगर एजुकेशन असेसमेंट ही से काम चल जाएगा तो IQ टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे कई सवाल हमारे से पेरेंट्स जो हैं क्लिनिक पे पूछते हैं कि आप ये दोनों टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं, क्यों मेरे बच्चे का IQ और एजुकेशन टेस्ट कराना चाहते हैं। तो सारिका मैम इसमें एक्सपर्ट हैं, वो PhD भी इसी टॉपिक पे हैं, उनकी मैम की स्पेशल एजुकेशन के। तो ओवर टू सारिका मैम। थैंक यू सर। दोस्तों, सर ने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि बुद्धि और पढ़ाई, अगर बुद्धि अच्छी है क्योंकि वो तो मोबाइल चला रहा है, खेलने जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, खूब पिज़्ज़ा का खूब ऑर्डर होता है, चलो फटाफट डायल करो 1 2 3 4 पिज़्ज़ा ऑर्डर, इतना है। पढ़ाई के सामने डब्बा गोल, सारी समस्याएं, क्यों मैथ्स की किताब देखते ही बाल खड़े हो जाना। तो ये सब समस्याएं जब माँ बाप को आती हैं तो वो परेशान होकर आते हैं, स्कूल से भी सुनकर आ रहे होते हैं। या कुछ बच्चा लिखने में गलतियां कर रहे होते हैं, मात्राओं की गलतियां कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि आज ना मैडम ने कहा है स्कूल से कि अपने बच्चे की जांच करा के आओ, आज ही आप बता दो हमें। ठीक है, तो जैसे ही उनके पहली बार में समस्या सुनी जाती है, हो सकता है माता पिता 6ठी 7वीं कक्षा में आए, 8वीं 9वीं में आए या दूसरी तीसरी में आए, डिपेंड करता है माँ बाप कब सचेत हो रहे हैं या उनको मालूम कब पड़ रहा है। क्योंकि जिन बच्चों की लर्निंग की डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो आगे जाके डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो उन बच्चों की सही समय पर मदद ना होने से ये चीज़ कैसे बढ़ गई। सबसे पहले हर जांच करने से पहले, हम कई वीडियोस में ये बार बार कह रहे हैं IQ जांच। क्यों? क्योंकि वो एक बेसलाइन है। अगर बुद्धि सामान्य है या सामान्य से ऊपर है या सामान्य से कम है तो जीवन के हर हिस्से में परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। जैसे इस वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात ही करें तो उसमें तो क्राइटेरिया है सामान्य और सामान्य से अधिक, यानी कि 90 से 109 और 109 के ऊपर की बुद्धि के लोग, इसीलिए उसको लर्निंग डिसेबिलिटी का हिस्सा बनाया गया है। तो बुद्धि के सामान्य होने के साथ साथ बच्चे की परेशानियां, चाहे वो लिखने से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो यानी कि पढ़ने से संबंधित हो, रीडिंग से, या उनकी गणित की समस्या हो, इन तीनों चीज़ों को या इन दोनों में से कोई दो कॉम्बिनेशन हो कि वो पढ़ तो पा रहे हैं पर लिख नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, या वो गणित में भी काम नहीं कर पा रहे हैं और लिखने में भी उनको समस्या है पर वो पढ़ हर चीज़ लेते हैं। कुछ बच्चों में कॉम्बिनेशन होता है, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना वो लिख पा रहे हैं और ना ही गणित में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। तो यानी कि मिक्स स्कॉलस्टिक, यानी कि सारे ही विषयों में तकलीफ है उनको, पर बुद्धि सामान्य है। तो जांच करने का बेस पहले देखा, ये नंबर मिल गया। बुद्धि की जांच करने से एक नंबर मिलता है, उसी के आधार पर आगे के इंटरवेंशन और असेसमेंट भी डिपेंड करते हैं। तो जब हमने उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्टिंग करी, देखा कि बच्चे में कहाँ पर समस्या है या कोई अदर तकलीफ़ तो नहीं है। क्योंकि जब हम बच्चे की पढ़ाई के संबंधित जांच कर रहे हैं उस समय हमें बच्चे का अटेंशन वाला भी पार्ट दिखता है, मेमोरी पार्ट भी दिखता है, उसका हमें लिखने का स्टाइल भी दिखता है, रोट मेमोरी भी दिखती है, उसकी याद करने की क्षमता दिखती है। ये सारे हिस्सों की जांच की जाती है कि कौन सा उनका ठोस है और कौन सा उनका कमज़ोर है। तो जांच करने से ये मालूम पड़ जाएगा। और बुद्धि में भी हमें उनकी फंक्शनल और एजुकेशनल और उनकी सोशल सारे नंबर्स निकल आएंगे कि ये वाला हिस्सा कमज़ोर हो रहा है, इसलिए
सामान्य बुद्धि के साथ साथ ये पढ़ाई पर प्रभाव दे रहा है, या इसकी फंक्शनिंग पुअर है इसलिए ये सौदा नहीं खरीद पा रहे हैं, जबकि सामान्य बुद्धि का है ये हिसाब नहीं लगा पा रहे इसलिए इनसे गणित नहीं हो रही है। जांच करके हमने पता कर लिया कि आईक्यू ज़रूरी है तो आईक्यू कराया, एजुकेशन असेसमेंट ज़रूरी है तो एसएलडी के लिए तो हमने एजुकेशन असेसमेंट कराया। कभी कभी सर मैं आपको बताऊं इसमें हमें एडीएचडी का भी टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा हिल के डुल के दिख रहे हैं, वो उनका बार बार पेन गिरा चला जा रहा है, तब हम उसको एडीएचडी भी लिखते हैं। जैसे और वीडियोस में भी हमने बताया है, आपको लिंक में दिखेगा कि आईक्यू एडीएचडी या आईक्यू एडीएचडी एजुकेशन। तो इसमें जांच करने के बाद एक हमें सॉलिड इम्प्रेशन निकल कर आता है कि बच्चे के साथ काम क्या करना है। और जैसे माँ बाप को मालूम पड़ता है उनके बच्चे का सामान्य बुद्धि यानी कि चौड़ा, उनका सीना चौड़ा हो जाता है, कहते हैं भाई बुद्धि की कोई समस्या नहीं है, चलो पढ़ाई के लिए हमें क्या काम देखना है, किस प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो वो लोग ट्यूशन लगाते हैं। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी ट्यूशन टीचर पूरी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे की वीकनेसेस पे भी काम करते हैं, पर जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसकी एक टेक्निक्स होती हैं कि वो कौन से एरियाज़ पर ज़्यादा काम करे, कौन से एरिया को थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम से पढ़ाए। जब भी बच्चे की रिपोर्ट मिले और उसमें लिखा होता है, एसएलडी बच्चे में तो बिल्कुल लिखा होता है क्लियर कि रेगुलर स्कूल विथ हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर, तो जब ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है तब उस बच्चे को स्पेशल एजुकेटर को दिखाएं, उसकी मदद लें। वो हो सकता है 6 से 8 महीने की हो, साल भर हो, क्योंकि अगर बच्चा फर्स्ट सेकंड में आया तो कम समय, थर्ड फोर्थ में आया क्योंकि वो उस समय डिफ़िकल्टीज़ के चैनल में, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिफ़िकल्टी से डिसेबिलिटी बनती है। तो अगर शुरू में बच्चे की जांच हो गई तो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, और अगर बच्चे में वो उस समय इंटरवेंशन नहीं हुआ जांचों के बावजूद भी, और इंटरवेंशन नहीं हुआ तो वो कमी नहीं आएगी और मजबूत हो जाएगी, यानी कि डिफ़िकल्टीज से वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटरवेंशन भी इम्पॉर्टेंट है, समय के अनुसार इम्पॉर्टेंट है, और डिसेबिलिटी निकल कर आती है तो जो सीबीएसई के नियम हैं, इस पर हमारा एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं कौन कौन से नियम हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी वहाँ से मिलेगी। सीबीएसई के नियम के अनुसार बच्चे की पूरी मदद की जाए तो बच्चा अपनी पढ़ाई आराम से करेगा 12th और कॉलेज पे। हाँ दोस्तों, इसमें सारिका मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें हमें आईक्यू कराने की ज़रूरत क्या है, और उन्होंने डिसेबिलिटी और डिफ़िकल्टी वर्ड का इस्तेमाल भी किया। डिफ़िकल्टी मतलब थोड़ी कमी, डिसेबिलिटी मतलब ज़्यादा कमी, और कई बार कमी इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि बच्चे को सब्जेक्ट ही चेंज करना पड़े या सब्जेक्ट हटा दिया जाए, जैसे मैथ्स की जगह उसको पेंटिंग, म्यूज़िक कुछ ऐसा मिल जाए। तो सारिका मैम भी इसके बारे में बेटर बताएंगी। ओवर टू सारिका मैम। बिल्कुल सर, अगर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तब तो हमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं हटाना होता, क्योंकि बच्चे में कुछ विषयों में कमी है, तो जैसे हम इंटरवेंशन करेंगे वो इम्प्रूवमेंट पर चला जाएगा और बच्चा हर सब्जेक्ट को पढ़ पाएगा। और सब लोगों के सारे नंबर तो अच्छे नहीं आते कि हर विषय में 100 में से 100। यहाँ तो हमें मालूम पड़ गया कि बच्चे में डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसलिए हमने दिमाग में सोचने लगे, कैलकुलेट करने लगे। पर जब भी हम ओवरऑल रिज़ल्ट देखते हैं तो हर बच्चे, किसी बच्चे के लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स आ रहे होते, किसी के मैथ्स में, किसी बच्चे के सारे सब्जेक्ट में। लेकिन चूंकि हमें मालूम पड़ गया कि हमारा जो बच्चा है वो डिफ़िकल्टीज़ का है, तो हम वो क्राइटेरियाज मैच करने लगते हैं। यहाँ दोस्तों डिफ़िकल्टीज़ और डिसेबिलिटी वाली बात है, जिसमें सर ने पूछा सब्जेक्ट। डिफ़िकल्टीज़ में कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, पर जब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तब विषय में परिवर्तन आते हैं। अगर बच्चे में डिस्कैल्कुलिया है तो मैथ्स रिप्लेस होएगी, उसमें बच्चे म्यूज़िक में, पेंटिंग में, होम साइंस में, फ़िज़िकल एजुकेशन में, या जो स्कूल में उनके सब्जेक्ट आईटी वगैरह हैं उसमें चले जाएंगे। जिन बच्चों में लैंग्वेज यानी कि डिसलेक्सिया है, वो बच्चे, उनका सब्जेक्ट हटेगा तो उनको मालूम पड़े कि वो भाषा में उनको कमी हो रही है, वो हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे या इंग्लिश फ्रेंच नहीं पढ़ पा रहे, तो उनकी
थर्ड लैंग्वेज हटा दी जाएगी, दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें सीवियर यानी कि मॉडरेट टू सीवियर यानी कि उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो सीवियर है, यानी कि माइल्ड और मॉडरेट में तो फिर नहीं, पर जो मॉडरेट टू सीवियर जाती है यानी कि उनकी गणित भी कमज़ोर हो रही है, लैंग्वेज भी कमज़ोर हो रही है और अदर सब्जेक्ट भी कमज़ोर हो रहे हैं, तब टेस्टिंग के आधार पर निकाला जाता है कि बच्चे में ये सारे सब्जेक्ट के कारण उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो नीचे आ रहा है। तब कई बार जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर कि 40% के नीचे की जो डिसेबिलिटी होती है उसके आधार पर बच्चे के 2 विषय और कभी कभी तो जब ज़्यादा गंभीर होती है तो 3 विषय भी बच्चे के ओमिट किए जाते हैं एज पर CBSE रूल, और उनको वो सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिसमें वो स्कोर कर सकें, आसानी से समझ सकें और वो उनके जीवन में काम भी आए। जैसे कई स्कूलों में मल्टीमीडिया वाला सब्जेक्ट है, किसी स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में IT है, डांस है, पेंटिंग है, खेलकूद से संबंधित फिज़िकल एजुकेशन है। उन कॉम्बिनेशन से उन बच्चों के मैथ्स को अगर डिस्कैलकुलिया तो मैथ्स हटाई जाएगी, कुछ बच्चों के मैथ्स और साइंस दोनों हटाए जाते हैं, कुछ बच्चों में सिर्फ मैथ्स और SST हटाई जाती है या थर्ड लैंग्वेज हटाई जाती है। तो यहाँ पर बच्चे के जैसे ही उन तकलीफ़ों को दूर करके उनके जीवन में उन विषयों को डाला जाता है जिससे वो अपना भविष्य भी बना सकें और साथ में अपना अच्छे से अपना पूरा ओवरऑल डेवलप कर सकें। वो बच्चे दोस्त बनाना, सामाजिक जीवन अच्छा जीना, अपनी बुद्धि, सामान्य बुद्धि होने पर भी अपनी बुद्धि के बारे में हमेशा ये सुनना कम बुद्धि, तो वो भी बिल्कुल खुल के कहते हैं भैया हमारी बुद्धि बहुत सही है, जांच करी हुई है, ये वाले सब्जेक्ट हटाओ, हम भी सारे और बच्चों की तरह खुलकर जिएंगे। तो ये इंटरवेंशन, ये जांचें और रीअसेसमेंट, इन सब करने से हमें नंबर्स मिलते हैं, बच्चे में परिवर्तन दिखता है और उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हाँ दोस्तों, इसमें ना मैं एक ऑनेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा अपने ही बेटे का। सारिका मैम ने और हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने उसकी असेसमेंट की थी 3-4 साल पहले। तब उसकी फ्रेंच लैंग्वेज हमने हटवाई थी, जबकि मेरा बेटा भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने कहा नहीं बेटा, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लैंग्वेज करो, हिंदी और इंग्लिश। और तभी से हमें पता था कि उसका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है, जबकि वैसे वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है, सोशली भी काफ़ी इंटेलिजेंट है। इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, बट जो सच है वो सच है। बट मैथ्स में उसका डब्बा गोल है। तो जब 9th क्लास में वो आया तो सारिका मैम से मैंने बात की, मैम इसका मैथ्स हटवा देते हैं। इवन उसकी मम्मी, जिसको मैथ्स में दिक्कत थी अपने टाइम में और इंग्लिश में वो बहुत अच्छी है, जो मेरी वाइफ हैं, वो भी नाराज़ हो गई कि मैथ्स हटवा देंगे। मेरे फादर नाराज़ हो गए कि मैथ्स हटवा देंगे। मेरे फादर इन लॉ नाराज़ हो गए कि मैथ्स हटवा देंगे, मैथ्स के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी। इवन मेरा बेटा कंफ्यूज हो गया कि मैं अगर मैथ्स हटवा दूंगा तो मैं अपने क्लासमेट्स को क्या बोलूँगा कि मेरा मैथ्स ही नहीं है। तो एक सिर्फ मैं था और एक सारिका मैम ने समझाया कि बेटा तेरे को मैथ्स के नई बात बन पाएगी। और जो असेसमेंट हमने दोबारा उसका रीअसेसमेंट्स की हमने बात की, मेरे अपने बेटे का रीअसेसमेंट हुआ। अब ऑफ कोर्स मेरा तो फ्री होगा क्योंकि मेरे अपने क्लिनिक में था और मैम ने किया और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने किया, तो उसका हमने मैथ्स हटवा दिया। उसका फ़ायदा क्या हुआ, अचानक कि उसके 20% नंबर बढ़ गए बाकी सब्जेक्ट्स में। अब वो 10th में चला गया और उसका मन है कि मैं अच्छे नंबर लाऊं काफ़ी, जो हम कभी पहले सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरह की इम्प्रूवमेंट उसने दिखाई, क्योंकि जैसे ही वो उसका प्रेशर हटा तो वो तो एक तरह से जैसे ब्लास्ट रॉकेट लग गया। तो मतलब एज ए प्रोफेशनल तो जो है वो है, एज ए फादर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने एक जिम्मेवार पिता का फ़र्ज़ निभाया। और मुझे खुशी हुई कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, हमारे क्लिनिक में पूरी एक टीम है जिसकी मदद से मेरा अपना बेटा एक बेहतर ज़िंदगी जी पा रहा है। और मेरी वाइफ उसको प्राउड फील करती है जिस तरह से वो नंबर इस बार अपने 9th स्टैंडर्ड में लाया है। तो मैं इस नोट पे आपको छोड़ना चाहूँगा मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। धन्यवाद।